हेलो गाइस, माई सेल्फ दक्ष प्रजापति। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएस ऑफिस कोर्स में। पहला हमने एक सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीट कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। आज हम सीखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, जिसकी काफ़ी सारी डिमांड मार्केट में है। तो सबसे पहले एक्सेल किस तरह से वर्क कर रहा है, उसमें डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, उसका एनालिसिस क्या है, फॉर्मूला क्या है, किस तरह से उसमें बेसिक वर्क होता है, ये सारी चीज़ समझने के बाद हम फॉर्मूला फंक्शंस के साथ एक्सेल के अलग अलग फील्ड में किस तरह से किस टाइप का डेटा है तो कैसे उसका कंप्लीशंस होता है, ये सारी चीज़ हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो एक्सेल का ये फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ टू स्टार्ट एक्सेल और एक्सेल में किस टाइप का वर्क होता है। जैसे हमने वर्ड सीखा तो वर्ड में हमने देखा कि वर्ड में एप्लीकेशंस, बायोडेटा, कंपनी कोटेशंस है, कोई स्टोरी, बुक वर्क या डॉक्यूमेंट्री वर्क के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का यूज़ होता है। बिल्कुल एक्सेल में है वो डेटा एनालिसिस, डेटा टाइपिंग जो होता है, डेटा इन्फॉर्मेशंस को किस तरह से मैनेज किया जाता है, ये सारी चीज़ एक्सेल वर्कशीट में होती है। तो जैसे ही हम स्टार्ट मेनू, जैसे वर्ड ओपन करते थे वैसे ही हम यहाँ पे सर्च बार में जाके हम एक्सेल लिखेंगे तो सीधा यहाँ पे हमें एक्सेल मिल जाएगा। एक्सेल का स्पेलिंग EXCEL है। तो एक्सेल में इस तरह से एक्सेल का हमें सीधा स्पेल आउट लिखेंगे तो सीधा ओपन का बटन मिल जाएगा या फिर सीधा आप है वो ऐप्स में जाके भी एक्सेल को ओपन कर पाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर में से। जैसे आप एक्सेल ओपन करते हो बिल्कुल एक्सेल है वो इस तरह से आपको शो करेगा, जिसमें वर्ड में हम सीख चुके हैं कि टाइटल बार से हमें पता चलता है कि कौन सा प्रोग्राम ओपन है, उसमें कौन सी फाइल ओपन है। यहाँ पे एक्सेल का प्रोग्राम वर्कबुक 1 नाम की फाइल ओपन है, जिसमें यहाँ पे सीट्स अवेलेबल होती है। हम अलग अलग टाइप के डेटा को अलग अलग सीट्स में इजीली मैनेज कर सकते हैं। ये प्लस सिंबल से हम एक्स्ट्रा सीट्स को यहाँ पे ले सकते हैं। जिस टाइप का डेटा है उस हिसाब से हम सीट्स को मैनेज कर सकते हैं। शीट 1 पे हम जैसे वर्क करते हैं तो यहाँ पे कई बार है वो जूमिंग। सबसे पहला स्टेप कि यहाँ पे जब हम वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास स्क्रीन का साइज होता है कि 15 इंच, 16 इंच, 20 इंच, 22 इंच। लेकिन अगर जूमिंग को आप मेंटेन नहीं करते हैं तो ये साइज है वो कोई मायने नहीं रखती है। तो सबसे पहले एक्सेल में है वो आपका जूमिंग है वो मिनिमम 130 to 150% यहाँ पे जो शो हो रहा है। यहाँ पे प्लस से है वो हम जूमिंग बढ़ा सकते हैं, माइनस से कम कर सकते हैं, या कंट्रोल स्क्रॉल करके भी जूम इन आउट कर सकते हैं। तो आपका जो डेटा है वो आपको परफेक्ट कॉलम या रो में दिखना चाहिए, उस हिसाब से जूमिंग आपको कंप्लीटली रखना है। दिस इज़ द मेनू बार, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मेनूज हैं। ये ऑप्शंस हम जो सारे वर्ड में सीख चुके हैं, मेनू, ऑप्शंस, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब कुछ मैनेज करना। इसमें यहाँ पे वर्ड की तरह हमें पेजेस नहीं, लेकिन यहाँ पे वर्कशीट मिलती है। जितने कॉलम में आप वर्क करना चाहते हैं, हम वर्ड में सीख चुके हैं कि यहाँ पे जो स्टैंडिंग लाइन है उसको कॉलम, यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन्स है उसको रो। तो इस तरह से रो, कॉलम और उसके बनते हुए बॉक्स को सेल बोला जाता है। तो यहाँ पे वर्कशीट में हर एक कॉलम का एक डिफरेंट नाम दिया गया है और हर एक रो का एक नंबर दिया गया है। और इस तरह से जो भी सेल पे आप क्लिक करते हो, जैसे कि आप अभी F और 5 सेल पे हो, तो ये हो गया इस सेल का सेल एड्रेस जो यहाँ पे आपको नेम बॉक्स में दिखेगा। इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। यहाँ से आप डायरेक्टली कोई भी सेल में जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेल में आना है, A1 टाइप करके आप एंटर करोगे तो डायरेक्टली आपका जो कर्सर, जिसको कर्सर बोलते हैं या एक्टिव सेल बोलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन डार्क बॉर्डर वाला जो सेल है जहाँ से आप जो कुछ भी लिखोगे वहाँ पे टाइप होगा, उस सेल को एक्टिव सेल बोला जाता है। जैसे आप कोई भी सेल में कुछ लिखते हो तो लेफ्ट, राइट, अप, डाउन एरो की से भी आप मूव हो सकते हैं या टैब से भी। जैसे मैंने राइट एरो की प्रेस किया, यहाँ पे बी कॉलम में आया, मैं बी कॉलम में कुछ भी लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये कट हो गया। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको छोड़ के फिर टाइप करते हैं। ऐसा नहीं करना है। भले ही वो आपको लगता है कि कट हो गया, लेकिन वो रियल में कट नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने सी इसमें लिखा तो ये आपको परफेक्टली रीडेबल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप बाजू में ही लिखोगे तो ये आपको दिख रहा है कि डिलीट हो गया या कट हो गया। तो वो कट या डिलीट नहीं हुआ है, वो परफेक्टली बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ पे एक्सेल में वर्क करने से पहले हमें 6 टाइप के पॉइंटर को इजीली समझ लेना है। ये है ऑप्शन सिलेक्शन पॉइंटर है, ये है सेल सिलेक्शन पॉइंटर, यानी कि आप कोई भी सेल में इस तरह से इजीली क्लिक करके मूव हो सकते हैं या फिर सेल को रैंडमली सिलेक्शंस भी कर सकते हैं। जैसे आप सेल को सिलेक्शंस करेंगे, फर्स्ट सेल इस तरह से ब्लैंक ही दिखेगा जहां से आपका सिलेक्शन स्टार्ट हुआ। ये देखिए बिल्कुल, ये जो डॉक्टर प्लस है
वो सेल सिलेक्शन के लिए है। दूसरा, यहाँ पे आप कर्सर रखते हो तो आपको ये हल्का सा डॉट मिलता है, वहाँ पे पॉइंटर रखने से सिंगल वाला प्लस है, जिससे आप कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, सॉरी पॉइंटर है। दूसरा, यहाँ से आप कंटेंट को मूव करना चाहते हैं तो इस तरह से ये एरो की प्लस जो पॉइंटर आ रहा है वहाँ से आप पूरी कंटेंट को मूव कर सकते हैं, पूरे टेबल को मूव कर सकते हैं। इस तरह से पूरा टेबल सेलेक्ट है, आप पूरे टेबल को मूव करना चाहते हैं तो मूव कर सकते हैं विथ डेटा। फोर्थ पॉइंटर है ये वाला, जिससे आप कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक साथ मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट करना है, मल्टीपल रोज को सेलेक्ट करना है तो इस तरह से सिलेक्शंस कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ये ए और बी के बीच में जो स्टैंडिंग लाइन है या बी और सी के बीच में जो स्टैंडिंग लाइन है वहाँ पे पॉइंटर रखने से ये जो टूल्स आता है उस पॉइंटर से आप रो एंड कॉलम की हाइट और विड्थ मैनेज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे लिखा आ जाएगा इस कॉलम का विड्थ। यहाँ पे आप उसको ड्रैग करके कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आपने कॉलम की विड्थ बढ़ाई उसमें जो भी कंटेंट है वो पूरा आपको शो करेगा। तो आपको पहले जब भी आप डेटा फिल कर रहे हैं तो कोई भी सेल को है वो ब्लैंक नहीं छोड़ना है, भले वो ओवरराइट दिखे या कट दिखे, डिलीशन दिखे, आपको रेगुलरली जिस हिसाब से डेटा मैनेज करना है उस हिसाब से सेल में कॉलम वाइज डेटा आपको मैनेज करना चाहिए। दूसरा, यहाँ से आप रो की हाइट भी बढ़ा सकते हैं, यही पॉइंटर आपको पकड़ना है। डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो मैनेज हो जाएगा। यहाँ पे बी और सी के बीच में मैंने डबल क्लिक किया तो बी ऑटो कंटेंट के हिसाब से मैनेज हो जाएगा। एक साथ मल्टीपल कॉलम की विड्थ आप मैनेज करना चाहते हैं, देन सिलेक्ट करके राइट क्लिक एंड कॉलम विड्थ, यहाँ से आप मैन्युअली विड्थ भी डाल सकते हैं। जैसे 15 तो हर एक कॉलम का विड्थ है वो 15 हो जाएगा। ये देखिए, अगर पिक्सल के हिसाब से देखेंगे तो 172 पिक्सल का ये विड्थ हो गया। यही ऑप्शंस यहाँ पे होम मेनू में, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे इंसर्ट फॉर्मेट सब में दिया हुआ है। कॉलम की विड्थ, रो की हाइट, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। पर एक्सेल में एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि राइट क्लिक राइट वे। जितना आप राइट क्लिक से मैनेज करोगे, जितना शॉर्ट की से मैनेज करोगे, उतना आप एक्सेल में फास्ट वर्कआउट कर पाओगे। यहाँ पे एक तो इस तरह से आपको डेटा मैनेज करना है। एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए इजीली आप एरो की का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि किसी में भी आप एडिटिंग करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे थर्ड रो से फर्स्ट रो यानी A1 सेल में गया और वहाँ पे ऑलरेडी कुछ कंटेंट लिखा हुआ था। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखना शुरू किया, ये देखिए ये ओवरराइट हो जाएगा। तो एक्सेल में है वो वर्ड की तरह ऐसा नहीं है कि कर्सर पीछे आता है बिल्कुल टेक्स्ट के पीछे, वहाँ से आप सीधा एडिटिंग कर पाएंगे। वहाँ यहाँ पे सेल में ऐसा है कि ओवरराइट होता है। एडिटिंग के लिए कंपलसरी आपको ये है फॉर्मूला बार, जिसको फंक्शन बार भी बोला जाता है। फॉर्मूला बार या फंक्शन बार भी कुछ स्टूडेंट बोलते हैं। तो यहाँ से हम फंक्शंस डाल सकते हैं या यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं कंटेंट को। तो यहाँ पे जो सेल में जो कंटेंट लिखी है वो शो होती है, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो नहीं शो करेगा। यहाँ से भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। एक एडिटिंग ऑप्शन ये है। दूसरा, एडिटिंग डबल क्लिक से भी कर सकते हैं। और तीसरा, एडिटिंग आप F2 करके कर सकते हैं। जैसे आप कीबोर्ड से F2 प्रेस करोगे आपको लास्ट में कर्सर मिल जाएगा और वहाँ से अभी आप एरो की का यूज़ करोगे तो एक सेल से दूसरे सेल में कर्सर नहीं जाएगा, बल्कि वो कंटेंट के अंदर ही मूव होगा। यहाँ पे इस तरह से आप इसको मैनेज कर पाओगे। अभी आपको राइट साइड जाना है तो वापस माउस का यूज़ नहीं करना है, तो शॉर्ट की याद रखो। टैब की से आप राइट सेल में जा सकते हैं, शिफ्ट टैब से आप लेफ्ट सेल में जा सकते हैं, एंटर की से आप डाउन में जा सकते हैं और शिफ्ट एंटर से अप जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको पहले वर्कआउट करना सीखना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे स्क्रॉल करके आप रो नीचे जा सकते हैं। स्क्रॉल करके हम यहाँ पे नीचे डाउन रो में जा सकते हैं। माउस का जो स्क्रॉल बॉल है वहाँ से हम स्क्रॉल कर सकते हैं। आप पेज डाउन की से भी बॉटम जा सकते हैं। जैसे पेज अप पेज डाउन की से कोई भी सेल आपने सेलेक्ट किया है, पेज डाउन करोगे तो एक साथ 30 या 32 रोज़ है वो आप डाउन जा सकते हो। यहाँ पे कितने नंबर्स देख के आपको ये लगता होगा कि कितने कॉलम
और कितने रोज़ एक सीट में होंगे। यहाँ पे ABCD से लेके आप लास्ट कितने कॉलम होंगे। तो एक सीट में टोटल लास्ट कॉलम में जाने के लिए मैंने की प्रेस किया है कंट्रोल राइट एरो की, जिसमें XFD यानी 16,384 कॉलम्स है। और लास्ट रो में जाने के लिए मैंने कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस किया, जिसमें एक सीट में आप 10,48,576 रो का डेटा है उसको मैनेज कर सकते हो। तो हमें लगता है कि इतने सारे डेटा, तो जैसा डेटा मान लीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट में कोई पर्टिकुलर इलेक्शन का डेटा है, तो कौन सा स्टेट, कौन सा गांव, कौन सी कास्ट, कौन कितने पीपल्स हैं, कौन सा एरिया, एज कितना है, तो जितना डेटा आपको मैनेज करना है उस हिसाब से आप कॉलम फील्ड ले सकते हैं। जितने पर्सन के डेटा आपको मैनेज करने एक सीट में, उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। तो इस तरह से सिमिलियर डेटा हो तो सिमिलियर काम हो सकता है। मान लीजिए कि कोई स्कूल है, अभी यहाँ पे मैंने जो नाम लिखा है लेकिन हेडिंग देना भूल गया, तो पूरा डेटा डिलीट करके मुझे फिर से ऊपर से स्टार्ट नहीं करना है। जहाँ पे भी 1 पे आपको रो चाहिए तो राइट क्लिक इंसर्ट पे क्लिक करने से आपको रो मिल जाएगा। अगर यहाँ पे B के कॉलम की जगह मुझे है वो ब्लैंक चाहिए तो राइट क्लिक करके इंसर्ट करने से मुझे वहाँ पे कॉलम मिल जाएगा। जो भी एक्शन आपने लिया है उसको रिपीट करने के लिए कीबोर्ड में जो F4 कीज़ है उसको रिपीट करने से आपको, जैसे कि मैंने राइट क्लिक इंसर्ट किया और मैं F4 करता हूँ तो रिपीट होता ही जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम्स हमें मिलती जाएगी। राइट क्लिक करके जिसे मैंने डिलीट किया, F4 प्रेस करूँगा, यहाँ पे 1 बाय 1 है वो कॉलम डिलीट होती जाएगी। तो इस तरह से मान लीजिए कि हम रो एंड कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं और F4 से उसको रिपीट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा नेम, यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे रोल नंबर मेंटेन करना है या फिर फर्स्ट कॉलम में मुझे रोल नंबर मेंटेन करना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक मैंने इंसर्ट किया तो यहाँ पे आगे मुझे एक रोल नंबर मिल गया। तो सिमिलियर डेटा है तो आपको सिमिलियर कॉलम की विड्थ की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने 10 स्टूडेंट का डेटा को मैनेज करना है, सिंपल, ठीक है। मैं यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर रहा हूँ, उसके शॉर्ट कीज़ है जिसमें आपको मैन्युअली टाइप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, नंबर ऑटो फिल हो जाते हैं। ये सारी चीज़ हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे। यहाँ पे ये जो ए कॉलम में 10 स्टूडेंट का डेटा है, मुझे मैनेज करके एक टेबल रेडी करना था, उस डेटा को मुझे प्रिंट आउट करना है, एनालिसिस करना है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन दूसरा टाइप का डेटा ये है कि यहाँ पे किसी प्रोडक्ट का सीरियल नंबर आ रहा है, सीरियल नंबर जो है वो हम यहाँ पे मैनेज करना चाहते हैं, तो उसकी कॉलम की विड्थ बड़ी हो गई। मान लीजिए कि यहाँ पे सीरियल नंबर है वो इतना लंबे डिजिट का था, तो इस तरह से है, वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो इस कॉलम की विड्थ को जैसे हम बढ़ाएंगे, तो इसका रूल्स ये है कि कॉलम की विड्थ है वो कंटेंट के हिसाब से मैनेज होती है। तो इस तरह से यहाँ पे सीरियल नंबर है वो मैक्सिमम डिजिट के हैं, यहाँ पे रोल नंबर है वो सिर्फ 2 डिजिट के हैं, तो यहाँ पे कॉलम की विड्थ है वो काम करेंगे, तो नीचे डेटा कंटेंट है वो कट होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी हम एक्सेल सीट में डेटा को मैनेज कर रहे हैं, सिमिलियर डेटा हो तो उसके लिए एक सीट में मैनेज करना चाहिए। जैसे ही डेटा का फॉर्मेट चेंज हो रहा है तो आपको दूसरे सीट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक ही वर्कबुक में आप जितनी चाहे उतने वर्कशीट में काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस कंटेंट को सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। अभी हम नॉर्मली वर्कआउट पे आ जाते हैं। हमें जब वर्क करना है तो देखिए कि यहाँ पे मैंने लिखा कि स्टोर बिल, हेडिंग है मेरा स्टोर बिल। अभी स्टोर बिल में मैंने यहाँ पे ये जो टाइटल दिया है उसमें यहाँ पे मैंने लिखा नेम ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे उसका क्वांटिटी इन केजी, यहाँ पे रेट, यहाँ पे टोटल। तो इस तरह से मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए शुगर, यहाँ पे टी, यहाँ पे मान लीजिए मैं ले रहा हूँ सॉल्ट, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं घी, यहाँ पे
ऑयल टिन, यहाँ पे इस तरह से मैंने जो भी प्रोडक्ट लिया है। वर्ड में क्या था, तो वर्ड और एक्सेल में टेबल में क्या डिफरेंट है। यहाँ पे ये जो आपको कॉलम और रो दिख रहे हैं, ये जो सेल्स दिख रहे हैं, ये रियल में सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट करने के लिए ये ग्रिड लाइंस है। रियल में इसका प्रिंट आउट निकालोगे तो यहाँ से हमने देखा था फाइल मेनू में जाके प्रिंट आउट निकाला जाता है, प्रिंट रिव्यू वहाँ से देखा जाता है, और यहाँ से भी आप प्रिंट रिव्यू ऑप्शंस को एक्टिव कर सकते हैं। ये क्विक एक्सेस टूल बार में ड्रॉप डाउन बटन है, वहाँ से जैसे एक्टिव किया यहाँ पे क्लिक करने से आपको प्रिंट रिव्यू मिल जाएगा, और ये आपका प्रिंट इस तरह से आएगा कुछ, ये देखिए। तो यहाँ पे बिल्कुल भी लाइन शो नहीं हो रही है। यहाँ से बैक करके ये जो लाइन है वो रियल में मैंने डबल क्लिक किया यहाँ पे, और रेट में भी इस तरह से, और टोटल। तो ये मान लीजिए कि मेरा एक टेबल है। इसको सीधा सेलेक्ट करके आप ऑल बॉर्डर यहाँ से देंगे तो सीधा टेबल है वो रेडी हो जाएगा आपके कंटेंट के हिसाब से। ये देखिए प्रीव्यू। तो ये काफ़ी इजी है। पहले डेटा को आपको टाइप करना चाहिए, फिर फॉर्मूला मैनेज करनी चाहिए, और उसके बाद फॉर्मेटिंग करना चाहिए। ये बॉर्डर वगैरह जो देना है वो फॉर्मेटिंग लास्ट में करना चाहिए। यहाँ पे जैसे आप बोल्ड करते हो, या ये पूरे टेबल को सिलेक्ट करके, या पूरे ये सारे सेल को सिलेक्ट करके आपने फ़ॉन्ट साइज 14 दिया, और यहाँ पे आपने टाइम्स न्यू रोमन है वो फ़ॉन्ट यूज़ कर लिए, मान लीजिए टाइम्स न्यू रोमन। तो जैसे आप नेक्स्ट सेल में आते हो तो ऑटोमेटिकली वो चेंज नहीं हो जाता है। जो वर्ड में हम टेबल जो बना रहे थे, इंसर्ट टेबल, तो उसमें क्या था कि जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा कि बिल ऑफ माई स्टोर, या आपने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज है वो 14 कर दिया, यहाँ पे देखिए 14 फ़ॉन्ट साइज किया, आगे जैसे ही एंटर करके नीचे आए ये 14 में ही काम करेगा। ये देखिए ये 14 में ही काम कर रहा है। तो वर्ड में, दूसरा वर्ड में टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है, तो एक्सेल और वर्ड में क्या डिफरेंट है। एक्सेल है वो फॉर्मूला को समझता है, नंबर्स को समझता है, मैथमेटिक्स को समझता है, साइंटिफिक, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, सारे जो फॉर्मूला है उसको इजीली समझता है। तो वर्ड में हम जो कुछ भी टाइप कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि टेक्स्ट है वो एक साइड, नंबर भी लेफ्ट साइड रहते हैं, टेक्स्ट भी लेफ्ट साइड रहती है। ये देखिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया, यहाँ पे नंबर टाइप किया, यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया, यहाँ पे नंबर टाइप किया, तो ये नंबर्स को नहीं समझता। हालांकि एक्सेल जो है यहाँ पे आप जैसे ही वर्कआउट करेंगे तो सबसे पहले आपको जो भी फ़ॉन्ट साइज़ रखना है उसमें सिलेक्ट ऑल यानी कंट्रोल ए करना चाहिए, जिससे आपका पूरा सीट सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप टेबल के अंदर कर्सर रखते हो और कंट्रोल ए करते हो तो सिर्फ आपका टेबल ही सिलेक्ट होगा, दूसरी बार कंट्रोल ए करने से पूरा सीट सिलेक्ट होगा। और एक ही साथ सीट सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे ए और 1 के बीच में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा सीट सिलेक्ट हो जाएगा। उसी ड्यूरेशंस यहाँ पे देखिए नेम बॉक्स में कि मैंने यहाँ पे जो ABC नाम दिया था और वो कॉलम है, लास्ट कॉलम मैंने बोला था कि 16,384 कॉलम्स हैं, तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। यहाँ पे एक्सेल हमें सब कुछ गाइड करता है। ये ए और 1 के बीच में क्लिक करने से नेम बॉक्स में ऊपर देखिए लिखा आ रहा है यहाँ पे कि 10,40,576 आर, दैट मीन्स उतने रो है, और 16,384 सी यानी उतने कॉलम आपने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको फ़ॉन्ट साइज 14 लेना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन या जो भी फ़ॉन्ट आप रेगुलरली बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद आपको अपना डेटा लिखना चाहिए, मेन कंटेंट को टाइप करना चाहिए, फिर उसमें फॉर्मूला ऐड करके फिर लास्ट में फॉर्मेटिंग करना चाहिए। जैसे कि क्वांटिटी इन केजीएस मेरे पास जो स्टोर में है वो कितना केजी है वो पड़ा हुआ है, घी है वो कितना केजी है, ऑयल टिन जो है मेरे पास कितने केजी का है 15 है, रेट कितना है पर केजी, यहाँ पे टी पर केजी, सॉल्ट, यहाँ पे घी जो है, और ऑयल टिन जो एक टिन, क्वांटिटी इन केजीएस जो है वो 250। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए वर्ड में क्या था कि जैसे ही कोई नंबर लिखते हो आप
टेक्स्ट लिखो, नंबर लिखो, सिमिलर आता था, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट और नंबर, वो ऑटोमेटिकली है वो नंबर का अलाइनमेंट है वो राइट कर देता है, क्योंकि उसका कैलकुलेशंस है वो 0, 10, 100 इस हिसाब से होता है। तो ऑटोमेटिकली उसको है वो अलाइनमेंट दे देता है नंबर्स को वो इजीली समझता है। तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस और उन सबको भी इजीली वो समझता है। तो ये सारा काम तो आप वर्ड में भी कर सकते हो। और एक्सेल और वर्ड में क्या डिफरेंट है कि जो आपका काम है वो इन फ्यूचर ऑटोमेटिकली मेंटेन होता रहे, उसके लिए एक्सेल में फॉर्मूलाज क्रिएट होता है। कोई भी फार्मूला या फंक्शंस है वो इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है। यहाँ पे मैं ये सारे ऑप्शंस अभी यूटिलाइज कर सकता हूँ, ये देखिए सारे हैं वो क्लियरली शो हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे इस सेल में है वो आंसर लाना चाहता हूँ, तो मैन्युअली मेथड हमारा ये था कि इज इक्वल टू ये कि कितना केजी है उसके साथ रेट को इनटू करते हैं हम मैन्युअली। तो वही चीज़ एक्सेल को समझाना है कि इज इक्वल टू, उसके बाद 45, एक्सेल में ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है और ये डिवीज़न का साइन है। तो इसे याद रखना है। अगर लैपटॉप है तो उसमें प्लस है वो बैकस्पेस के बाजू में, उसके बाजू में माइनस, नंबर 8 पे मल्टीप्लिकेशन और क्वेश्चन मार्क के साथ है वो डिवीज़न है। यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न जो भी आपको करना है वो मैंने यूटिलाइज किया और 54 किया, एंटर किया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया। ये चीज़ है वो मैन्युअली हमने उसको समझाया है एक्सेल को कि 45 इंटू 54, तो उसने आंसर दे दिया। लेकिन मान लीजिए कि प्राइस में या क्वांटिटी में कुछ भी प्लस माइनस हो गया, मेरी क्वांटिटी है वो 43 हो गई अभी की, तो यहाँ पे वापस मुझे वो फॉर्मूला है वो क्रिएट करना पड़ेगा कि इज इक्वल टू 43 इंटू 54। तो ये मेथड थोड़ा लेंदी हो जाएगा। कैलकुलेशंस आपको मिल गया, फंक्शंस भी आपने क्रिएट किया, लेकिन जो भी फंक्शंस फॉर्मूला आप क्रिएट कर रहे हो उसमें वैल्यू की जगह आपको सेल एड्रेस को मेंटेन करना चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल एड्रेस? यानी कि ये 43 है वो अभी बी कॉलम और 3 रो में है, यानी B3 उसका सेल एड्रेस हो गया। जैसे आप फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हो उसमें वैल्यू की जगह जैसे आपने B3 लिखा कि B3 का मल्टीप्लिकेशन मैं C3 के साथ करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैंने C3 लिखा उसने ऑटोमेटिकली है दोनों वैल्यू, कलर, ये सब कुछ मेंटेन करके आपको दिखाया है कि आप B3 यानी कि ये वैल्यू मल्टीप्लाई C3 यानी ये वैल्यू का कैलकुलेशन आप कर रहे हो। तो ये करने से क्या होगा कि इन फ्यूचर अगर कुछ भी वैल्यू में प्लस माइनस होता है, रेट में प्लस माइनस होता है, वो ऑटोमेटिकली आंसर को चेंज कर देता है। तो हमें वैल्यू की जगह फॉर्मूला या फंक्शंस क्रिएट करने में सेल एड्रेस का हेल्प लेना चाहिए। सेल एड्रेस से जो भी आप काम करते हो आपका काम एकदम एक्यूरेसी और रिजल्ट के साथ, यानी कि कहीं पे भी आप इसका इस हिसाब से फॉर्मूला आपने जो क्रिएट किया है। अभी यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखिए कि आपने शुगर लिखा है, टाइप किया, यहाँ पे वो शो हो रहा है, यहाँ पे 45 शो हो रहा है, यहाँ पे 58 शो हो रहा है। लेकिन ये जो है 2610 रुपीज़ है वो इस फॉर्मूला से लाए हो, यानी कि यहाँ पे पता चलता है कि ये वैल्यू है वो पर्टिकुलर कौन से फॉर्मूला से क्रिएट की गई है। तो इस तरह से कहीं पे भी आपको प्रोफेशनली वर्क दिया जाएगा तो उसमें एक्सेल शीट में कहाँ पे फॉर्मूला ऐड है ये सारी चीज़ आपको यहाँ से मेंटेन करनी चाहिए। यहाँ से आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि उस कंटेंट में कहाँ कहाँ फॉर्मूला ऐड किया गया है, वो फॉर्मूला किस सेल को फॉलो कर रहा है, ये सारी चीज़ आप फॉर्मूला बार से समझ सकते हो। यहाँ पे एक जगह पे आपने फॉर्मूला डाला है, सभी का मल्टीप्लिकेशन ही करना चाहते हो तो सीधा फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं। फॉर्मूला कॉपी करने के लिए अगर आपने यहाँ पे वैल्यू है वो लिखा है तो उसको आप ड्रैग करोगे तो सभी में सेम वैल्यू यानी कॉपी पेस्ट वैल्यू ही होगी। पर फॉर्मूला से आप जो वैल्यू लाए हो ड्रैग करने से ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला क्रिएट करता है, यानी नेक्स्ट सेल एड्रेस के हिसाब से। यहाँ पे देखिए आपने क्रिएट किया था B3 मल्टीप्लाई C3, यहाँ पे उसने B4 C4 कर दिया, यहाँ पे B5 C5 कर दिया। ऑटोमेटिकली सबका मल्टीप्लिकेशन उसने काफ़ी इजीली कर दिया। यही चीज़ फिर से देखते हैं क्या करना है। इससे सिलेक्ट होता है, जहाँ से आपने फॉर्मूला डाला है उस सेल को सिलेक्ट कीजिए, उसमें हल्का जो डॉट कॉर्नर मिल रहा है वहाँ पे सिंगल वाला प्लस क्रिएट होना चाहिए। उसके बाद उसको ड्रैग करने से फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाता है। अगर ये ऑप्शंस भूल जाते हो तो कॉपी का की याद रखिए, Ctrl+C
और जहाँ आपको पेस्ट करना है वो सारे सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल V। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा कॉपी पेस्ट। सबसे बेस्ट ये है कि सीधा कीबोर्ड से आप है वो शिफ्ट एरो की से सिलेक्ट करके विंडो डी प्रेस कंट्रोल डी प्रेस कर दोगे तो फॉर्मूला को वो कॉपी कर लेगा। कंट्रोल डी कॉलम वाइज डेटा हो तो डुप्लीकेशंस करता है वो, और रो वाइज डेटा हो तो इस तरह से कंट्रोल आर यानी रिपीटेशंस करता है एक्सेल। तो जितना हो सके आपको शॉर्ट कीज़ के साथ है वो टेबल को मैनेज करना चाहिए, फॉर्मूला को मैनेज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये जो टेबल क्रिएट किया उसमें क्वांटिटी इन केजीएस मुझे थोड़ा नीचे लिखना है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करके एंटर करने से वो नीचे कंटेंट नहीं आता है वर्ड की तरह। वर्ड में क्या था कि हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं नीचे लिखना है, जैसे क्वांटिटी इन, तो मैंने एंटर किया तो ऑटोमेटिकली वो कर्सर नीचे आ ही जाता है। पर एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में एंटर करने से नेक्स्ट सेल में हम चले जाते हैं यानी कि डाउन सेल में। तो उसके लिए है यहाँ पे एक ऑप्शंस दिया गया है जिसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। कोई भी कंटेंट है आपका उसको आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शंस है ये देखिए रैप टेक्स्ट का एक ऑप्शन है जिसमें आपको एग्जाम्पल के साथ दिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और यहाँ पे डाउन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो यहाँ पे हम थे रैप टेक्स्ट पे। रैप टेक्स्ट क्या है कि वर्ड में जब हम काम करते हैं तो एंटर करके हो जाता है, लेकिन एक्सेल में यहाँ पे ये चीज़ है कि जो भी कंटेंट हमारा है उसमें एंटर करेंगे, कर्सर डबल क्लिक करके आप लाएं या फिर यहाँ से आप एंटर करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी रैप टेक्स्ट में क्या होता है कि जैसे कि मैंने ये नाम लिखा, बिल्कुल वैसे ही मैंने यहाँ पे नाम लिखा, तो यहाँ पे देखिए कि ये ऑप्शन से आप है अगर रैप टेक्स्ट करते हैं तो वो डिवाइड कर देता है सीधा ही। अभी आपको उस हिसाब से करना है तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट वे ये है जिसका शॉर्टकट की आपको कोई बुक में भी नहीं मिलेगा। डबल क्लिक करेंगे तो कर्सर बीच में जहाँ आता है, जहाँ से आपको डिवाइड करना है वहाँ पे आपका कीबोर्ड का लेफ्ट हैंड साइड का ऑल्टर प्रेस करना है यानी एंटर प्रेस करना है। लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का कई बार वर्क नहीं करेगा। तो इससे क्या फ़र्क होता है कि आपका कॉलम का विड्थ कितना भी बड़ा होगा, यहाँ पे कॉलम की विड्थ बढ़ाने से ये रैप टेक्स्ट देखो हट गया, लेकिन यहाँ पे रैप टेक्स्ट किया है तो कॉलम की रो छोटी की तो कॉलम की विड्थ छोटी की तो वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कॉलम की विड्थ कितनी भी बढ़ाओगे, अगर आपने ऑल्टर एंटर से किया है तो ये इजीली है वो मेंटेन होता है। देखो आप यहाँ पे कॉलम की विड्थ चाहे कितनी भी बढ़ाओ, ये ऑल्टर एंटर से अगर आपने रैप किया है तो वो एक रो में है वो कन्वर्ट नहीं होता है। तो आपको ऑल्टर एंटर करके ही रैप टेक्स्ट का यूज़ करना चाहिए। तो जितना शॉर्ट कीज आपको याद रहेगा उतना आप परफेक्शंस ले पाओगे। अभी देखिए इस टेबल को हम देखते हैं तो इस तरह से वो शो करता है, लेकिन इसका फॉर्मेटिंग समझते हैं। सबसे पहले ये हेडिंग है तो डिफरेंट सेल में है, तो आप इसको यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन से यूटिलाइज कर सकते हैं। ये अलग अलग सेल को एक सेल में कन्वर्ट करता है, उसके कंटेंट को सेंटर में ला देता है। अगर मान लीजिए गलती से ज़्यादा सेल में ये मर्ज हो गया है तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करके मर्ज एंड सेंटर फिर से क्लिक कीजिए और जितने सेल में कन्वर्ट करना है उसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट मैंने ऑल्टर एंटर किया, यहाँ पे ऑल्टर एंटर किया, यहाँ पे क्वांटिटी इन F2 करके मैंने एडिटिंग किया और ऑल्टर एंटर और टैब की से मैं नेक्स्ट गया। अभी ये कॉलम की विड्थ है उसको शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं सेंटर कर सकता हूँ कंटेंट को, और मिडल भी यानी अप डाउन भी मैं सेंटर कर सकता हूँ। ये देखिए तो इस तरह से आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये हेडिंग है, इसकी फ़ॉन्ट साइज थोड़ी बढ़ा सकते हैं। ये आपने जो टेबल क्रिएट किया है उसका बॉर्डर है वो इस तरह से थिक बॉक्स बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं, इसको भी थिक बॉक्स बॉर्डर दे सकते हैं, जिससे आपका टेबल का जो प्रिंटिंग जो वर्क है वो परफेक्टली आपका शो होगा। तो ये हो गया आपका डेटा, फॉर्मूला और फॉर्मेटिंग। तो इस तरह से एक्सेल में एग्जैक्टली आप जब वर्क स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने देखा जूमिंग आपका परफेक्ट होना चाहिए। फिर पूरी सीट को सेलेक्ट करके यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज 14 टाइम्स न्यू रोमन आपको मेंटेन करना चाहिए।
और उसके बाद आपको अपना कंटेंट पहले टाइप करना है, फिर फॉर्मूलाज वगैरह है वो आपको ऐड कर देना है जहाँ जहाँ आपको कैलकुलेशंस करना है, और फिर लास्ट में आपको फॉर्मेटिंग करना है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे मैं ग्रैंड टोटल देना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे मुझे आंसर लेना है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू ये सेल एड्रेस प्लस ये सेल एड्रेस प्लस, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ D3 D4, उस पर क्लिक करने से भी वो डायरेक्टली सेल एड्रेस को कैच कर लेता है। तो इस तरह से भी आप एडिटिंग कर सकते हो, लेकिन जब भी हमें एक्सेल में 2 सेल से ज़्यादा सेल को एडिशन करना चाहिए, तो मान लीजिए कि हमारे स्टोर में तो 5000 प्रोडक्ट है, अभी 5000 प्लस 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 करके कितना बड़ा लंबा फॉर्मूला हो जाएगा, कितना टाइम लेगा। तो बेटर ये है कि सेल रेंज आप सीधा ही यूटिलाइज कर सकते हो। उसके लिए एक्सेल में डिफरेंट फार्मूलाज और फंक्शंस क्रिएट किया गया है, जैसे कि इज इक्वल टू SUM सम फंक्शन है, उसका यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। जैसे ही मैंने SUM लिखा, तुरंत ही एक्सेल ने बता दिया कि सम फंक्शन है जो काम करता है एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। ये जितने सेल्स का रेंज आप लेते हो उसके नंबर को वो एडिशंस में कन्वर्ट कर देता है। कोई भी फॉर्मूला है, जैसे उसका स्पेलिंग गलत लिखते हो तो लिस्ट में वो उसका नाम ही शो नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको ये बेनिफिशियरी की जैसे आपने लिखा तो उसके रिलेटेड कितने फार्मूला फंक्शंस है वो सब कुछ लिस्ट में आ जाता है। कोई भी फार्मूला फंक्शंस इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है, उसके बाद फंक्शंस का नाम, और उसके बाद सेल ऑफ रेंज जो एक्सेल में लिया जाता है वो मोस्ट प्रोबेबली है वो राउंड ब्रैकेट में ही लिया जाता है। तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट और फिल सेल रेंज को आप सिलेक्ट कर सकते हो, D3 से लेके D7 एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करोगे, ऑटोमेटिकली वो एडिशन दे देगा। अभी यहाँ पे भी आपने फॉर्मूला डाला है, यहाँ पे भी फॉर्मूला डाला है। जैसे आपने यहाँ पे क्वांटिटी को चेंज किया 145, तो यहाँ पे देखिए उसने यहाँ पे भी आंसर चेंज कर दिया, यहाँ पे भी आंसर चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप अपने टेबल को, डेटा को फॉर्मूला के साथ मेंटेन कर सकते हो। जैसे आपने फिर से यहाँ पे ऑल बॉर्डर दे दिया, यहाँ पे थिक्स बॉक्स बॉर्डर दे दिया, यहाँ पे भी थिक्स बॉक्स बॉर्डर दे दिया। ये देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू आप कर रहे हैं और इस टेबल में आंसर को थोड़ा डिस्टेंस देना चाहते हैं, तो यहाँ पे 8 नंबर का जो रो है उस पर राइट क्लिक करके इंसर्ट करने से आपको एक नया रो मिल जाएगा। जिस रो का आप फॉर्मेटिंग क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लियर पे जाके क्लियर ऑल कर देंगे तो उसका बॉर्डर वगैरह निकल जाएगा। यहाँ पे थिक्स बॉक्स बॉर्डर दे दीजिए, यहाँ पे भी थिक्स बॉक्स बॉर्डर दे दीजिए, तो आपका ये जो गैप है वो बिल्कुल इस तरह से शो होगा। ये गैप को कम ज़्यादा करना है, उस रो की हाइट है वो 8 नंबर की बढ़ाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, कम करेंगे तो छोटे गैप हो जाएंगे। तो ये सारे फॉर्मेटिंग फॉर्मूलाज किस तरह से क्रिएट होते हैं और एक्सेल में किस तरह से आपको वर्क को स्टार्ट करना है, ये सब कुछ आज के लेक्चर में हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये स्टोर बिल के अलावा कौन कौन सी फील्ड में है वो एक्सेल का यूटिलाइजेशन होता है, किस तरह से रिसेप्शन, एडमिन या गोडाउन मेंटेन या कोई स्टॉक मार्केट में किस तरह से फंक्शंस को समझा जाता है, अप्लाई किया जाता है, और टाइम मैनेजमेंट स्कूल लेवल पे या फिर कंडीशनल बेस पे किस तरह से एक्सेल का यूज़ किया जाता है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आज के लिए एक्सेल में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो आप इसको अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यही चीज़ आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो अंतरिक्ष कंप्यूटर एकेडमी वस्त्रापुर का विज़िट कीजिए, जिसमें आपको अभी जो है 2006 में जो नए वैकेशन बैचेस जो स्टार्ट हो रहे हैं उसमें आपको फीस बेनिफिट मिलेगा। नया ब्रांच हमारा शॉर्ट टाइम में ही है, वो साउथ भोपाल में स्टार्ट हो रहा है, तो उसका भी आप विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।